जय हिंद दोस्तों। जो आज अपनी ये क्लास होने वाली है ना दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके आर्मी जेडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे साथ साथ में और आपको वो चीजें भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था तो और किस प्रकार क्वेश्चन और हमसे यहाँ पूछे जा सकते, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना ये पहला क्वेश्चन आता है जो कि आपका लखनऊ जडारो के आर्मी जेडी के एग्जाम में यहाँ पूछा गया था, इसमें सीधा सीधा ये आपसे पूछा गया था, ये बताओ जाए किस पीएच मान पे जो हमारे दांत होते हैं वो आपके सड़ने लगते हैं, ये आपसे यहाँ पूछा गया था और जिसके ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए गए थे। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका पीएच मान है ना, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं, वो भी मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बताऊंगा। पहले इसके आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ये बताना कि अगर पीएच मान आपका 5.5 यहाँ पे हो जाता है तो जो आपके दांत होंगे ना वो आपके यहाँ पे सड़ने लगते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये आप ध्यान रखना कि जो आपका पीएच होता है, अगर ये पूछा जाए जो ये पीएच होता है इसकी सीमा क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा इसकी सीमा आपकी हो जाएगी 0 से लेके 14 के बीच में इसकी सीमा यहाँ पे होती है। अगर यही देखो यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन और आपसे पूछे थे, वो तीनों भी यहाँ पे नोट करना। अगर यही जो पीएच मान होता, अगर इसका मान आपका 7 से कम हो जाए या फिर ये पीएच का मान आपका 7 के बराबर हो जाए या फिर इसी पीएच का मान आपका 7 से आपका क्या हो जाएगा, कम यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ बताओ क्या होगा। अगर पीएच मान आपका 7 से कम है तो आप क्या कहोगे, तो आप वो क्या कहोगे, वो कैसा हो जाएगा, आपका अम्लीय हो जाएगा। कैसा होगा, अम्लीय हो। ये आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपका अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर पीएच मान आपका 7 के बराबर है वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्या लिखोगे, कैसा हो जाएगा, आप बताओगे, वो आपका न्यूट्रल यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा हो गया तो क्या बताओगे, वो आपका क्षारीय यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे 2 चीजें मैं और आपको बता देता हूं जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका मानव का रक्त होता है, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है, एक ये ध्यान रख लेना। तो रक्त का पीएच मान कितना बताओगे आप, 7.35 से लेके आपका क्या होगा 7.45 आप यहाँ पे नोट कर लेना। और इसके बाद एक ये नोट करना कि जो पेट में अम्लीयता होती है, क्या होती है, पेट में जो आपकी अम्लीयता होती है इसका पीएच मान आप कितना बताओगे, ये बताओगे 1.5 से लेकर 3.5 यहाँ बताना। ये सारे पॉइंट नोट करना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आपका ये क्वेश्चन पीएच से पूछा गया है, ये सारे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये आया था, ये बताओ चाहे हरित क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। और दोस्तों ये जो आपका हरित क्रांति है ना, यहां से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया था कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, इसके जनक कौन है, ये आपके पूछे जाते हैं। तो पहले इसका राइट आंसर समझ लेना क्या हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, आप बताओ, गेहूं उत्पादन से, यानी गेहूं हो गया, धान उत्पादन से आपका यहां संबंध हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आप डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आप बताएंगे। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, तो आप क्या बता दो, ये बताना 1960 आप यहाँ बता दोगे। और इसके कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया भारत में इसके जनक कौन है, तो किसका नाम बताओगे आप, किसका नाम बताओगे, डॉक्टर एमएस, किसका नाम बताओगे, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। तो ये सारे दोनों पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपको ये अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया है, ये बताओ चाहे निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आपका संक्रामक रोग है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा आपका संक्रामक रोग होगा बताओ, यक्ष्मा होगा, चेचक होगा, मधुमेह होगा या हैजा होगा।
तो आप देखो यहाँ पे लिखा संक्रामक रोग नहीं है, क्या लिखा हुआ है, संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें आप देखो यक्ष्मा संक्रामक रोग है, चेचक संक्रामक रोग है, मधुमेह भी संक्रामक रोग है, लेकिन जो यहाँ पे हैजा दिया गया ना, हैजा आपका संक्रामक रोग नहीं है। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों मैं कुछ पॉइंट ही आपको बता देता हूं कि कौन सा आपका कवक से होगा, कौन जो फंगी होते हैं, कौन सा आपका वायरस से होता है, वो भी कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आप पहले तो ये लिखना कि आपके बैक्टीरिया, पहला पॉइंट एक ये आप नोट करना है कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग यहाँ पे आपके होते हैं। तो बैक्टीरिया से दोस्तों आप क्या बताओ, जैसे आपका एक तपेदिक हो गया, क्या होता है, तपेदिक, तपेदिक किससे होता है, बैक्टीरिया से आपका होता है। इसके बाद जैसे आपका हैजा हो गया, ये कैसे होता है, आपका बैक्टीरिया से होता है, हैजा हो गया। या फिर एक नोट करना जैसे आपका टाइफाइड हो गया, क्या, टाइफाइड नोट कर लेना। इसके बाद जैसे आप नोट करना प्लेग, प्लेग। ये सारे जो मैंने रोग नोट कराए ना, ये सारे किससे होते, बैक्टीरिया से आपके होते हैं, किससे होते हैं, बैक्टीरिया से आपके यहाँ पे होते हैं। और उसके बाद उसे यहाँ पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ, अच्छा हमें वायरस से क्या क्या दिक्कतें होती है, वायरस से क्या क्या रोग आपके होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो काफी फेमस अभी आया है, सभी लोग जानते हो, किसका नाम, कोविड-19 का, कोविड-19 का नाम सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद एक नाम नोट करना किसका, डेंगू का, डेंगू का। इसके बाद जैसे आपका चिकनगुनिया, चिकनगुनिया एक नाम लिखिएगा, चिकनगुनिया यहाँ पे लिख लेना। चिकनगुनिया के बाद एक नाम आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पोलियो, एक नाम लिख लेना सीधा सीधा यहाँ पे, पोलियो लिख लेना। पोलियो के बाद जैसे आपका मिजल्स, एक कौन सा रोग हो जाएगा आपका, जो मिजल्स, मिजल्स यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपका जो खसरा हो गया, खसरा, खसरा हो गया। इसके बाद जैसे जो रेबीज हो गया, ये सारे वो आपके फेमस आपके जो आपके नाम हो जाते हैं, जो आपके अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ फंगल से क्या क्या दिक्कत होती है, किसी को अगर फंगल की दिक्कत होगी उसे क्या क्या दिक्कतें फेस करनी वहां पड़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे नोट करना, जैसे आपका एक एथलीट फुट, आपने सुना होगा इसका नाम क्या, एथलीट, एथलीट फुट आपका हो गया। इसके बाद जैसे आपका होता है रिंग वर्म, एक रोग क्या होता है आपका, रिंग वर्म आपका हो गया। ऐसे आपका एक होता है जैसे आपका कैंडिडियासिस हो गया। ये सारे फंगल से आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये आपके वो मान लो फेमस नाम मैंने नोट कराए हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पता भी होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको जो अगला सवाल है, ये बताओ जो गिल्टी रोग होता है यानी एंथ्रेक्स किस कारण से होता है, गिल्टी रोग एंथ्रेक्स जो होता है ये किस कारण से आपको यहाँ पे होता है, जो कि आपका दानापुर झडावरों में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता दो, ये आपका होता है विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से आपका नहीं, विषाणु से नहीं होगा, ये आपका किससे हो जाएगा, कीटाणु से। किससे हो जाएगा, कीटाणु से आपका होता है। आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक चीज ये ध्यान रखना, एक बार पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ, अच्छा एक चीज ये बताओ जो आपका विषाणु का आकार, एक चीज ये सीधा सीधा नोट कर लेना कि जो आपका विषाणु होता है, जो विषाणु का आपका आकार होता है, विषाणु का जो आपका आकार होता है ये आपका बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। इसका जो आकार होता है बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। इसका आकार क्या बताओगे, आकार क्या होता है, ये आपका 220 से लेके 300 नैनोमीटर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ये बताओ अच्छा आपका जो विषाणु होता है इसका आकार कैसा होता है, एक ये बता दो अच्छा इसकी खोज किसने की थी, खोज इसकी किसने की थी, तो किसका नाम बताएंगे आप, डीजे इवानोव्स्की। क्या नाम बताएंगे, डीजे इवानोव्स्की इसका नाम, ये यहाँ पे नोट कर देना। इन्होंने इसकी खोज की थी और कब इसकी खोज की थी आप बताएंगे, 1892 में इसकी आपकी खोज की थी। ये आपकी जो खोज करता है ये आपको जो पिछली बार आपका जेडी का एग्जाम हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका तो आया ही था दानापुर जडावरों में कि गिल्टी जो रोग होता है ये किस कारण से आपका यहाँ पे आपका होता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका एक अगला सवाल आता है, ये बताओ जो रेशम होता है ये किस प्रकार के जीव से प्राप्त किया जाता है। तो ये हम सभी को पता है कि जो आपका रेशम होता है किससे प्राप्त होता है, ये आपका कीटों से। किससे प्राप्त होता है,
कीट से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका रेशम होता है ना, यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ सबसे अच्छा यानी कौन से गुणवत्ता के मामले में सबसे अच्छा रेशम आपका होता है। तो यहाँ पे एक रेशम का नाम नोट करना कि जो आपका मलबरी रेशम होता है, मलबरी रेशम। जो आपको ये मलबरी रेशम होता है ना, पहले तो ये ध्यान रखना ये पाया कहाँ जाता है। ये रेशम ज्यादातर आपका भारत हो गया और चीन में ये रेशम आपका पाया जाता है। और ये जो रेशम आपका होता है ये सबसे उत्तम गुणवत्ता का, यहाँ पे क्या नोट कर लेना, यहाँ पे ये नोट करा कि सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, उत्तम गुणवत्ता, सबसे उत्तम गुणवत्ता का ये आपका रेशम यहाँ पे आपका होता है। ये आपका चीन, भारत हो गया, चीन में आपका ये यहाँ पाया जाता है। और इसी प्रकार एक आपका होता है टसर रेशम। कौन सा? टसर रेशम एक और आपका होता है। और ये दोस्तों जो आपका टसर रेशम होता है ना, ये कैसा रेशम होता है, ये आपका मोटा, कैसा होता है, मोटा और खुरदरा, मोटा और खुरदरा रेशा आपका ये होता है। और ये कहां पाया जाता है, ये आपका हो गया जैसे झारखंड हो गया, कहां पाया जाता है, जैसे झारखंड हो गया, इसके बाद जो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे ये रेशा आपका पाया जाता है। तो ये दोनों रेशे भी नोट करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे उत्तम क्वालिटी का जो रेशम होता है ये कौन सा आपका होता है, आप बताओगे क्या? मलबरी रेशम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ये बताओ जो आपका धोने के सोडे का उपयोग कहां पे किया जाता है। ये इनमें बताना है, इनमें से धोने के सोडे का उपयोग कहां पे किया जाता है। और इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है। तो दोस्तों जो आपका ये आता है ना धोने का सोडा, इसका यूज कहां पे किया जाएगा। देखो यहां पे क्या आप बताओगे, पहला है जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए, हाँ बिल्कुल हम लोग वहां पे यूज करते हैं। दूसरा दिया गया आप पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करें, यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। घरों में सफाई के लिए यहां भी यूज होता है। तो आप क्या बता दोगे, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है केवल पहला तथा तीसरा सही आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपको जो यहाँ पे धोने का सोडा आपका ये लिखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि धोने के सोडे को क्या कहा जाता है, तो जो धोने का सोडा होता है इसे आपका क्या कहा जाता है, कभी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहा जाएगा इसे? इसे आपका बोला जाएगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और क्या नोट करो, डेका हाइड्रेट, यानी कि डेका हाइड्रेट। क्या कहा जाएगा? डेका हाइड्रेट आपको ये कहा जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट करना कि कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ अच्छा केवल जो सोडियम कार्बोनेट है इसका अगर ये पूछ लिया जाए, इसका बताओ रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो आप क्या बता दो यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा। इसे सोडियम कार्बोनेट आपका ये कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी याद करना, ये सूत्र आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाता है, ये चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपको अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें सीधा दिया गया प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है कि जो प्रोटॉन होता है इस पे आवेश होता है किसके बराबर यहाँ पे आपका होता है, ये चीज आपकी यहाँ पूछी गई है। तो आप क्या बताओगे, जो प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर होगा, आप बता दोगे पॉजिट्रॉन के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है कि प्रोटॉन एक आपका धनावेशित कण होता है जो कि परमाणु के कहां पाया जाता है, जो आपका प्रोटॉन होता है। यहां एक पॉइंट ये नोट करना, जो आपका प्रोटॉन होता है ये कहां पाया जाता है, ये लिखना कि परमाणु के नाभिक में। कहां पाया जाएगा? परमाणु के, ये परमाणु जो आपका होता है इसके ये नाभिक में आपका पाया जाता है। और कभी ये पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसका नाम बताओगे, यहाँ पे नाम लिख लेना वैज्ञानिक का। क्या लिखोगे? अर्नेस्ट। क्या लिख लोगे यहाँ पे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम यहाँ पे लिख लेना। अब कब इसकी खोज की थी, इन्होंने 1917 में इसकी खोज की थी। ये दो पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसके खोजकर्ता भी आपके पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा।
अगला सवाल दोस्तों आपका ये आता, अच्छा ये बता दो कि हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण यहां पे करेगा। ये आपका जो आपका दिल्ली जडावर में जब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आप यहां पे क्या बता दो। जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाए या रिपीट हो तो आप सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। ये आपका धनात्मक हीलियम आयन देगा। क्या धनात्मक हीलियम आयन देगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये परमाणु होता है ना, परमाणु से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहां से और आपके पूछे गए थे। तो अगर हम यहाँ बात किसकी कर ले, परमाणु की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो पहला पॉइंट ये याद करना, परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ये आपका भाग वहां पे ले सकता है, परमाणु कहलाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ जो परमाणु होता है इसकी खोज किसने की थी, तो आप क्या बताओगे, इसकी खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने खोज की थी, ये खोज की थी जॉन डाल्टन ने, इसकी खोज की थी। और कब खोज की थी, ये खोज की 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत के रूप में इसे प्रस्तुत वहां पे किया था। और दोस्तों जो आपका परमाणु होता है ना, इसमें आपके तीन, ये जो परमाणु होता है इसके तीन मुख्य कण होते हैं। कौन कौन से कण मुख्य होते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन, क्या होता है, एक आपका प्रोटॉन हो गया, और यहां पे एक हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाता है। प्रोटॉन जो आपका होता है इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें आपका नहीं, प्रोटॉन आपका धनात्मक आवेश हो जाए, इलेक्ट्रॉन में आपका ऋणात्मक आवेश यहां पे आपका हो जाता है। तो परमाणु के बारे में ये कुछ चीजें आपकी हो जाती हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में यहां पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप एक बार यहां पे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, ये बताओ आयतन के अनुसार जो वायु में 21% क्या होता है। तो दोस्तों मैं सारे पॉइंट ही आपको करा देता हूं कि जो हमारे वायुमंडल में आपकी हवा है, इसमें किसका क्या आयतन, यानी कितने गैसों का ये मिश्रण यहाँ पे होती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। तो दोस्तों सबसे ज्यादा हम अगर बात करें, जो आपकी ये वायु होती है, क्या होती है, जो आपकी वायु होती है, वायु जो होती है कितने गैसों का मिश्रण होता है, सारी चीजें मैं आपको यहां बता देता हूं। तो पहली चीज दोस्तों ये ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या बताओगे, ये आपका होता है 78.08% आपका ये यहां पाया जाता है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद आता है ऑक्सीजन का नंबर आ जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाए तो ये आपका 20.95% आपका पाया जाता है। लेकिन ये आपका लगभग में 21% आपका हमेशा वहां मान लिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया 21% लिखा गया है, तो यहां पे ये किसकी मात्रा हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब इसके बाद आपकी कौन सी गैस होती है, वो आपकी होती है आर्गन होती है। आर्गन का परसेंटेज होता है 0.93% यहां आपका पाया जाता है। कि आर्गन कैसी गैस होती है, आर्गन आप बताओ, ये आपकी एक निष्क्रिय गैस यहाँ पे होती है। और आर्गन के बाद क्या होता है, आर्गन के बाद बताओ कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कितनी होती है, 0.04% यहाँ पे पाई जाती है। और पौधों के प्रकाश संश्लेषण के ये बहुत आवश्यक होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण वहां पे आपके करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ अन्य गैसें भी आपकी होती है, और अन्य गैसें भी आपकी होती है, और इनका परसेंटेज होता है आपका 0.01% होता है। और अन्य गैसें जैसे आपका कौन कौन सी गैसें होती है, अन्य गैसें जैसे आपका एक हीलियम होता है, कुछ परसेंटेज आपका हीलियम का भी यहाँ पे होता है। जैसे जो आपका नियोन गैस होती है, इसका भी परसेंटेज यहाँ पे होता है। नियोन के बाद जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन हो गया, इसका परसेंटेज होता है। या फिर जो आपका ओजोन होता है, ओजोन का भी परसेंटेज होता है। यानी यहाँ पे अन्य गैसों में ये सारी यहाँ पे आ जाती है, जो कि आपके 0.01% आपकी यहाँ पे होती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। क्या पूछे, कार्बन का अपरूप नहीं है। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले आप ये जान लो कि कार्बन के कौन कौन से आपके अपरूप यहां पे होते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो आपका कार्बन होता है, जो आपका क्या होता है, कार्बन यहां पे आपका होता है। कार्बन के अगर मुख्य अपरूप की बात करें हम लोग, तो यहां पे जैसे आपका हीरा हो गया, एक हीरा नोट कर लेना। हीरे के बाद जैसे आपका क्या होता है, ग्रेफाइट हो गया। क्या हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट के बाद जैसे आपका फुलरीन हो गया। क्या हो गया आपका, फुलरीन।
फुलरीन आपका हो गया। इसके बाद जैसे आपका चारकोल हो गया, क्या हो गया आपका चारकोल, चारकोल हो गया। इसके बाद जैसे आपका कोक हो गया। ये सारे क्या होते हैं, कार्बन के आपके अप्रूप यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेथेन है ना, मेथेन यहाँ पे आपका नहीं दिया गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि जो मेथेन होता है ये कार्बन का अप्रूप आपका यहाँ पे नहीं होता है। ये सारे सारे कार्बन के अप्रूप आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों आपका आता है, इसमें यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन आपके आते हैं, ये क्वेश्चन आपको लखनऊ जडारो में वहां पूछा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपके होते हैं ये हमेशा डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शन पे, कि आपके ऑप्शन में क्या चीजें दी जा रही, तभी आप उनके आंसर यहां पे निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं एक पूरी आपको मानो लिस्ट यहां पे नोट करा देता हूं, जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी मैं एक सारी लिस्ट ही आपको यहां पे नोट करा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए सबसे ऋणात्मक तत्व तो क्या हो जाएगा, तो आप बताओ क्या, फ्लोरीन। नंबर एक पर क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन, आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इसका संकेत क्या होगा आपका एफ हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद इसका नाम आता है, इसके बाद नाम आएगा ऑक्सीजन का, इसके बाद किसका नाम आएगा, ऑक्सीजन का होता है। इसका संकेत आप यहां ओ नोट कर लेना। इसके बाद किसका नाम आता है आपका, ये क्लोरीन का नाम, क्लोरीन का नाम आपका है। इसका संकेत आपका Cl आपका हो जाएगा। क्लोरीन के बाद जैसे आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन। इसके बाद क्या हो जाता है आपका, नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका संकेत आपका N हो जाएगा। इसके बाद जैसे आपका ब्रोमीन हो गया, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत आपका ये Br यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद एक आता है आपका आयोडीन। इसके बाद क्या आएगा आपका, आएगा आयोडीन आएगा। इसका संकेत आपका I होता है। इसके बाद आता है आपका सल्फर। इसके बाद जो सल्फर होता है इसका संकेत आपका S होता है। इसके बाद आपका आएगा क्या, कार्बन, कार्बन आता है। इसका संकेत आपका की हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट में आता है क्या, फास्फोरस, फास्फोरस। और फास्फोरस का संकेत आप क्या लिख दोगे, ये आप यहाँ पे लिख दो। यानी कि अगर देखो, अगर यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे दिया गया, इसका राइट आंसर हम यहाँ फ्लोरीन मार देंगे। अगर यहाँ फ्लोरीन हमारा ना दिया गया होता, फिर पूछता कौन होता, तब हम ऑक्सीजन नाम देते। कि अगर देखो सबसे निगेटिव क्या है, फ्लोरीन हो जाए, उससे नीचे ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। ये आप एक बार लिस्ट यहाँ पे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसके आंसर देने के लिए ये लिस्ट आपको कम से कम यहाँ पता आपको होनी चाहिए। अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि सीमेंट में जिप्सम मिलाने का कारण क्या, उद्देश्य क्या होता है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो बताओ जो सीमेंट होता है उसमें हम लोग जिप्सम क्यों मिलाते हैं। तो दोस्तों इसका एक ही मकसद ये होता है कि जो सीमेंट आपका होता है ना, ये बहुत जल्द ही आपका जमने वहां पे लगता है। तो इसकी जो जमने की दर होती है, इसे धीमा करने के लिए आपका उसमें क्या, जिप्सम मिला दिया जाता है। अगर देखो, अगर सीमेंट बहुत जल्दी से जम जाएगा तो आप ये मान चलो, जैसे कि आप मान लो फर्श हो गया, ठीक है, आप उसको प्लास्टर वहां पे करना है, तो आप भाई प्लास्टर भी नहीं कर पाओगे, वहां मिला के लाओगे, जैसे डालोगे पहले वहां पे जम जाएगी। तो वहां पे इसलिए मिलाया जाता है कि जो उसके जमने की दर थोड़ी आपकी स्लो हो जाए, कि जो हम कार्य कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं या आप ढलाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है, तब तक कम से कम जो सीमेंट है वो जमे ना। तो किस लिए मिलाई जाती है, ये होती है सूखने की दर कम करने के लिए। क्या लिखा है, सूखने की दर कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे दोस्तों ये याद करना है कि जो आपका ये जिप्सम होता है, क्या होता है, ये आपका जिप्सम होता है। जिप्सम एक आपका खनिज है। इसका अगर ये कभी पूछ लिया जाए, इसका बता दो अच्छा रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका जिप्सम का, तो आप क्या बता दोगे यहाँ पे, CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है। इसे आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट आपका ये यहाँ पे कहा जाता है। और ये आपका सफेद एवं हल्के भूरे रंग का खनिज होता है, और ये जल में आपका घुलनशील होता है। जल में आपका ये घुलनशील आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, इसमें यह चीज पूछी जा रही है कि नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का, जो आपके कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है। दोस्तों ये आपको ये नाभिकीय संयंत्र यहाँ पे दिया गया ना, इससे आपको जो जीके वाले में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहां से आपके जीके के जो आपका पार्ट होता है वहां से कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
तो पहला तो ये बताना कि जो आपकी कैडमियम की छड़े होते हैं इनका यूज किस लिए होता है, इनका यूज होता है नियंत्रक के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी ये पूछा जाए ना कि जो नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आप क्या बताओगे, नाभिकीय संयंत्र में हम लोग ईंधन के रूप में, आप यहाँ पे ईंधन के रूप में किसका यूज करते हो, ईंधन के रूप में किसका यूज करोगे। एक तो आपका क्या यूज होता है, यूरेनियम का क्या यूज होगा, एक बता दो आगे क्या, यूरेनियम, आपका यूरेनियम 235 का यूज होता है, और किसका यूज होता है, और जैसे आपका एक प्लूटोनियम, और किसका यूज होगा, आप यहाँ पे क्या नाम बताओगे, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम का यूज होता है। प्लूटोनियम इसका क्या होता है, दो प्लूटोनियम 239 का यूज वहां पे होता है। यानी नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के लिए आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इनका वहां पे यूज किया जाता है। और दोस्तों यहां मैं कुछ पॉइंट बताता हूं जो आपके नाभिकीय संयंत्र से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला दोस्तों एक ये नोट करना है, यहाँ पे कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आपका जो कुडनकुलम है, कुडनकुलम, एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र है, ये अगर कभी पूछा गया ये कहां पे स्थित है, कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहां पे स्थित है, आप बताना सीधा सीधा, ये आपका तमिलनाडु में कहां पे स्थित हो जाएगा, आप यहां बताओगे तमिलनाडु में आपका ये वहां पे स्थित हो जाएगा। और यहां पे ये नोट करना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि यह भारत का सबसे बड़ा, ये नोट करना कि भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, ये भारत सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका हो जाएगा। बहुत बार पेपर क्वेश्चन पूछा गया है आपका। इसके बाद एक यहां पे ये नोट करना, जो आपका तारापुर, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, तारापुर नाभिकीय संयंत्र, ये नोट कर लेना। ये क्या नोट करोगे, ये क्या लोगे, पहला परमाणु ऊर्जा, क्या यहाँ पे नोट करोगे, भारत का पहला आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा गया, ये तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कौन सा है, तो आप बता दे तारापुर का नाम यहाँ पे आप बता देना। और ये तारापुर वाला है कहाँ पे आपका स्थित हो जाएगा, आप बताना, ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे स्थित हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। एक और आप ये नोट करना कि जो आपका एक कैगा, एक ये नोट करना कि जो आपका कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, ये कहां पे स्थित आपका हो जाएगा, आप बताओगे कर्नाटक में, ये कहां पे स्थित हो जाएगा, कर्नाटक में। तो ये तीनों के तीनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके जीके वाले पार्ट में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये बता दो अच्छा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है। तो गन पाउडर में सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, देखो जो आपका गन पाउडर होता है ना, गन पाउडर में किसका यूज होता है, एक तो आपका जैसे हो गया क्या, नाइट्रेट, एक नोट करना पोटेशियम नाइट्रेट, आपको KNO3 हो गया, इसका यूज होता है। इसके बाद किसका यूज होता है, आपका सल्फर का यूज होता है, और फिर किसका यूज होता है, चारकोल का आपके यहाँ पे यूज होता है। इन सभी का यूज किसमें होता है, आपका यहाँ पे होता है गन पाउडर में होता है। इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, पोटेशियम जो नाइट्रेट है आपका KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज आपका गन पाउडर में वहां पे यूज किया जाता है। और गन पाउडर का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था, चाइना ने किया था। कब किया गया था, इसका 9वीं शताब्दी में इसका आपको वहां पे आपका मालूम बनाया गया था। अगला सवाल दोस्तों आता है, ये बता दो निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, ये बताना है इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है किसकी सर्वाधिक आपकी यहां पे हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी इसमें हो जाएगी, ये आप बता देंगे क्या, क्लोरीन की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे ही वहां पे डिपेंड करता है। जब भी आपकी पूछे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो इसमें मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूं, ये नोट करना। अक्सर यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, और कई बार उसको वहां पे गलती से उसके गलत आंसर भी वहां पे हो जाते हैं। तो कभी अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए ना कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती, पहला नाम आप हमेशा इसमें ये याद करना किसका, क्लोरीन का, हमेशा याद रखिएगा क्लोरीन का। इसका संकेत Cl आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद आपका आता है फ्लोरीन का, इसके बाद फ्लोरीन का नाम आएगा। फ्लोरीन के बाद किसका नाम आता है, इसके बाद आपका आता है ब्रोमीन का नाम, इसके बाद किसका नाम आ जाएगा, ब्रोमीन का नाम यहाँ पे आएगा। इसका संकेत आपका Br होता है। इसके बाद आप किसका नाम आता है, यहाँ पे आएगा आपका आयोडीन का, किसका नाम आ जाएगा,
आयोडीन का, इसका संकेत आपका आई हो जाएगा। इसके बाद आपका किसका नाम आएगा, ये बताएंगे आप ऑक्सीजन का। इसके बाद आपका ऑक्सीजन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, इसका संकेत ओ यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद किसका नाम आता है, सेलेनियम का। इसके बाद किसका नाम आ जाएगा, सेलेनियम का नाम आ जाएगा। इसका संकेत क्या हो जाएगा, एस ई यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आपका नाइट्रोजन का, इसके बाद किसका नाम आएगा, आप बताएंगे, नाइट्रोजन का नाम आएगा। इसका संकेत आपका एन हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फास्फोरस है, किसका नाम आएगा, फास्फोरस का। और फास्फोरस संकेत क्या हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा। इसके बाद कार्बन आता है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन बनता क्लोरीन के होते, अगर ऑप्शन हमारा ये क्लोरीन ना दिया होता तो हम इसके बाद फ्लोरीन के आपके ऑप्शन पे वहां पे टिक करते। तो ये लिस्ट आए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लिस्ट आप ध्यान से सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा आता है, यहां जीके क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पहला जीके क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपके भारतीय पुरातत्व है, इसके जनक किसे आप कहेंगे, इसके जनक आपके हो जाएंगे कौन, अलेक्जेंडर जो कनिंघम यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपके अलेक्जेंडर कनिंघम है, इन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की स्थापना भी इन्होंने की थी। कब की थी इसकी स्थापना, 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे इनका ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबा और टिन का मिश्रण करते थे। क्या बनाने के लिए इसका मिश्रण वहां पे करते थे, तो आप क्या बताओ, क्या बनाने के लिए, कांच से बनाने के लिए। क्या, कांच से बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों जो आपको ये सिंधु सभ्यता है, इसका एक अन्य नाम से भी आपका ये यहाँ पे जाना जाता था। इसको आपका हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी आपका ये फेमस वहां पे था। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता दें, कांच से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये लखनऊ जडाउर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों आपको ये आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ये बताओ दिल्ली में स्थित जो आपका हुमायूं का मकबरा है, ये किसने बनाया था। तो ये मकबरा किसने बनाया था, ये आपका जो दिल्ली जडाउर में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो ये मकबरा बनाया था कि जो आपकी हुमायूं की बेगम थी, उनका नाम क्या था, हमीदा बेगम ने इसका निर्माण वहां पे कराया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया था कि जो आपका हुमायूं का मकबरा कहां पे स्थित है, आप कहां बता दो, ये मकबरा आपका नई दिल्ली में स्थित है। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ अच्छा जो आपके हुमायूं है, अगर ये कभी आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ अच्छा, एक जो आपके एग्जाम में आया था कि हुमायूं, अगर पूछा जाए हुमायूं की मृत्यु, हुमायूं की ये बता दो अच्छा मृत्यु, हुमायूं की ये बताओ मृत्यु कब हुई, कैसे हुई थी। ये तो इनकी मृत्यु हुई थी ये 1556 में। क्या बता दूंगा, 1556 ईस्वी इनकी मृत्यु। और किस कारण से हुई थी, ये जब पुस्तकालय से वहां नीचे उतर रहे सीढ़ियों से, तो इनका वहां पैर सीढ़ियों से फिसल गया था, जिसके कारण इनकी वहां पे मृत्यु वहां पे आपकी हो गई थी। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट करना कि जो आपके हुमायूं का मकबरा है, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, हुमायूं, जो आपकी हुमायूं की कब्र है, हुमायूं की यहाँ पे नोट करना कब्र, हुमायूं की कब्र का वास्तुकार कौन है, का वास्तुकार कौन है, इसके वास्तुकार कौन है, किसका नाम बता दोगे आप यहाँ पे सीधा सीधा नाम आप बताइए, क्या, मिर्जा ग्यास, क्या नाम लिखे, मिर्जा ग्यास बेग का नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना। ये क्या हो जाए, इसके वास्तुकार आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप इनके नोट कर लेना, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ अच्छा हमें यहाँ एक वर्ष का नाम पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, आप बताओगे 1600। क्या बता दोगे, 1600, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका जालंधर जटाउर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे वहां पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछा गया है, ये बताओ अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन और आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, वो भी सारे मैं आपको यहाँ पे नाम बताऊंगा।
पहले इसका आंसर हम लोग जान लेते कौन सा वर्ष आपका हो जाएगा। आप बताओगे 1931 में, क्या बता दोगे? 1931 का राइट आंसर यहां पे आ जाएगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको जो वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन, ये अधिवेशन कहां पे हुआ था? जो आपका कराची अधिवेशन यहां पे हुआ था। यहां पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने वहां पे नेतृत्व वहां पे किया था। अब दोस्तों यहां मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना, ये बता दो, अच्छा प्रथम आप बताओ उप प्रधानमंत्री का नाम, उप प्रधानमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? आप बताएं किसका नाम? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप यहां बताइएगा। और इसके बाद एक पॉइंट ये भी यहां पे ये नोट करिए कि भारत के प्रथम क्या हो जाएंगे? भारत के ये प्रथम आपके, एक पॉइंट ये यहां पे नोट करना, भारत के प्रथम ये क्या हो जाएगी? गृह मंत्री। क्या हो जाएंगे? भारत प्रथम ये आपके गृह मंत्री यहां पे आपके ये हो जाएंगे। और एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था, क्या हुआ था? बारदोली, जो आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था, एक पॉइंट ये नोट, ये सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपका 1928 में हुआ था, जिसके इन्होंने नेतृत्व वहां पे किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? आप बताओगे क्या? 1928 में। और ये पूछा जाता है इसका नेतृत्व किसने किया था? आप किसका नाम बता दोगे? आप वल्लभ भाई पटेल नाम बता देना। अब इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था भारत का लौह पुरुष। भारत के आपके लौह पुरुष के उपनाम से भी इन्हें यहां पे जाना जाता था। तो ये सारे पॉइंट यहां पे नोट कर लेना। एक पॉइंट ये नोट करना कि 1991 में जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, इन्हें 1991 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इन्हें दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार, वहां पे दिया गया था। ये सारे पॉइंट भी एक बार आप यहाँ पे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। अब इसके बाद यहां पे अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है, ये बताओ अच्छा, जो आपका धोसेघर जलप्रपात है ये किस राज्य में आपका स्थित है? ये आपका अंबाला जिडारो में। ये जब क्वेश्चन यहां पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आप यहां पे कितना बता देंगे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर आपका हो जाता है। कुछ मैं जलप्रपात और आपको यहां बता देता हूं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहां पूछ लिए जाते हैं। एक जलप्रपात का नाम आप ये नोट करना कि जो आपका जोगनी, एक क्या लिखेंगे यहां पे? आप लिखेंगे जोगनी, जो आपका जलप्रपात है। अगर ये क्वेश्चन पूछे ये कहां पे आपका स्थित हो जाएगा, आप क्या बता दोगे यहां पे? हिमाचल प्रदेश। क्या बताओगे यहां पे? आप बताओगे क्या? हिमाचल प्रदेश का नाम आप बता दीजिएगा। इसके बाद एक ये नोट करना, क्या? बूढ़ा। क्या नोट कर लेंगे यहां पे? बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये कहां पे स्थित हो जाएगा? आप बता दोगे कहां पे? झारखंड में। क्या बता दोगे? झारखंड में स्थित हो जाएगा। इसके बाद एक नाम ये नोट करना कि अगर कभी ये पूछा जाए कि जो आपका बरकाना जलप्रपात ये कहां पे स्थित है, तो आप क्या बताओगे? ये जलप्रपात आपका कर्नाटक में आपका स्थित यहाँ पे हो जाएगा। एक और नोट कर लें, जो आपका चचाई जलप्रपात है। क्या है? चचाई जलप्रपात है, ये कहां पे स्थित हो जाएगा? आप बताओगे एमपी में आपका स्थित हो जाएगा। ये वो जलप्रपात हैं जो अक्सर हमारे आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल आता है, ये बताओ अच्छा, संविधान ने को भारत के संविधान को अपनाया, तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? ये चीज आपसे यहां पूछी जा रही है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओ? फिलहाल इसका राइट आंसर आप ये नोट करो, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर यहां हो जाएगा। और दोस्तों यहां से आपके और ये क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके संविधान सभा है, क्या पूछ लिया जाए? संविधान सभा की पहली बैठक अब ये बताओ कब आपकी हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? आप क्या बता दो? ये पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर आपका 1946 में। 1946 में हुई थी। कहां पे हुई थी? आप बता दो। नई दिल्ली में। कहां पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी।
और दोस्तों जो भी ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस दिन क्या यहाँ पे जो संविधान के आपके आपके वहां अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, आप बताना। क्या सच्चिदानंद सिन्हा को वहां पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वहां पे चुना गया था। और इसके बाद जो संविधान सभा की जो आपकी दूसरी बैठक हुई थी, कौन सी बैठक, दूसरी बैठक यहाँ पे हुई थी। और दूसरी बैठक ये कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 1946 को इस दिन क्या हुआ था, यहाँ पे जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, क्या याद करना, यहाँ पे दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया गया। इन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका इन्हें चुन लिया गया था। एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना। इसके बाद दोस्तों जो आपका संविधान, यह यहाँ पे लिखा संविधान सभा ने जो आप संविधान उस समय स्वीकार वहां पे किया गया था, तो उसमें एक पॉइंट ये याद करना इस समय कि इस समय इसमें कितने आपके अनुच्छेद थे, अनुच्छेद कितने थे, भाग इसमें कितने थे, और इसमें अनुसूचियां कितनी थी, कितनी आपकी यहाँ पे ये याद करना, कितनी आपकी यहाँ पे अनुसूचियां आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। ये सारे चीजें भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो अनुच्छेद की बात करेगा, आप क्या बताओ, उस समय आपके 395 अनुच्छेद थे और भाग उस समय कितने थे, आपके 22 भाग हो जाएंगे। और अनुसूचियां कितनी, उसमें 8 आपकी अनुसूचियां यहाँ पे आपकी हो जाती है। और एक पॉइंट ये नोट करना कि जो संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी, अंतिम बैठक कब हुई थी, अगर पूछा जाए कि अच्छा ये बता दो, एक चीज और बता दो, इसकी जो आपकी अंतिम बैठक हुई थी, कौन सी बैठक, अंतिम बैठक। अब ये आपकी अंतिम बैठक कब हुई थी, आप क्या बता दो यहाँ पे, 24 जनवरी, क्या डेट याद करो, 24 जनवरी 1950 को याद कर लेना। और जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उसी समय आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनको राष्ट्रपिता घोषित वहां पे कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना, जो कि आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है, यानी कौन से मॉडल पे ये आपकी आधारित थी, ये यहां पूछा गया था आपका लखनऊ जडाउर में। जब आपका ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था तब आप इसका राइट आंसर आप कितना बता दें, ये आपका हो जाएगा हाईरोड डोमर जो मॉडल, इस पे आपकी आधारित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों अगर ये पूछा जाए जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना कब आपके प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी आपके 1 अप्रैल, कब बताएंगे आप यहाँ पे, 1 अप्रैल 1951 को यह योजना आपकी वहां पे आपकी क्या थी, प्रारंभ हुई थी। और ये जो आपकी योजना उस समय थी, इसकी प्राथमिकता क्या थी, कृषि को प्राथमिकता आपकी इस योजना में यहाँ पे आपके दी गई, यानी कृषि को प्राथमिकता आपको इस योजना में यहाँ पे दी गई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मान लेना, जो पेपर अब आजकल काफी पूछा जा रहा है कि 2015 में, क्या याद करोगे, 2015 में जो आपका योजना आयोग है, आपका जो योजना आयोग, क्या याद करोगे, जो आपका ये योजना आयोग है इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के आपका नीति आयोग, क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के आपका नीति आयोग यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने बताए, ये भी आप एक बार ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला सवाल आपका ये आता है, अच्छा ये बता दो अच्छा कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम यानी कि अधिकतम सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी कितने सदस्य आपके अधिकतम यहाँ पे हो सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अधिकतम संख्या पूछेगा तो आप क्या बताओगे, यहाँ 500 अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, आप बताओगे 500 यहाँ पे अधिकतम संख्या हो जाएगी। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कम से कम अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बता दोगे, आप यहां बताओगे 60, आप ये बता दो कम से कम। लेकिन ये हर राज्य के लिए नहीं, इसमें कुछ आपके अपवाद भी हैं जो आपके अक्सर क्वेश्चन आपके ये अपवाद वाले यहां पूछे जाते हैं। अपवाद में कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, जैसे एक राज्य आप यहां पे ये नोट करिए, क्या, गोवा राज्य। तो गोवा राज्य में ये संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, गोवा राज्य में ये संख्या कितनी आपके हो जाएगी, आप यहां पे बता दो कितनी आपकी गोवा राज्य जो आपका हो जाएगा, यहां पे आपकी 40 हो जाएगी। इसके बाद जो आपका मिजोरम है, मिजोरम में कितनी संख्या बता दो, यहां मिजोरम में भी आपकी 40 हो जाएगी। इसके बाद जो आपका सिक्किम है, इसके बाद क्या है आपका जो सिक्किम है, सिक्किम में ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, ये 32 यहाँ पे आपकी हो जाएगी। ये सारे पॉइंट एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये अगला सवाल आता है, ये सवाल एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या चीज यहाँ पे आपका दिया जा रहा है और क्या आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। इसमें साफ साफ ये लिखा है
कि ये बताओ जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी। आपसे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना यहां पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ डेट आपकी दी जा रही है। मैं कुछ और राज्यों की स्थापना भी बता देता हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फिलहाल आपसे छत्तीसगढ़ का पूछा गया, छत्तीसगढ़ का आप क्या बता दोगे, तो आप बताओ क्या 1 नवंबर क्या हो जाएगा। 1 नवंबर आपका जो 2000 होता है, इस दिन क्या था, छत्तीसगढ़ का आपका स्थापना यहां पे आपकी हो जाती है। यानी ये आपका 26वां राज्य का दर्जा आपका उस समय यहां पे इसका दिया गया था। और यहां पे कुछ पॉइंट ये आप नोट करिएगा यहां पे, जैसे कि जो आपका कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य का बताओ स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए, तो आप क्या बता दोगे, आप बताओगे क्या 1 नवंबर आप 1956 बता दोगे। ठीक है। इसके बाद कभी अगर आपसे तेलंगाना का किसका पूछ लिया जाए, तेलंगाना का पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बताओ तेलंगाना में आप बताओगे सीधे 2 जून 2014 आप यहां बता दोगे। इसके बाद कभी अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश का पूछ लिया गया, किसका, अरुणाचल प्रदेश का, आप ये बताओ अरुणाचल प्रदेश का आपके स्थापना वर्ष क्या बता दो, यहां बताओ क्या 20 फरवरी, क्या बता दोगे यहां पे 20 फरवरी आपका 1987 आपका हो जाएगा। और इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका गोवा राज्य है इसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है, आप यहां क्या बता दोगे 30 मई 1987 आप यहां बता देंगे। तो ये सारे पॉइंट भी आप यहां पे नोट कर लें जो कि आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट यहां पे ले लीजिएगा। अगला सवाल आता है, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा, यानी जो आपका सातवाहन वंश था इसके संस्थापक कौन थे, ये हमसे यहां पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आप बता दोगे, ध्यान से एक बार ये क्वेश्चन यहां पढ़िए, इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे। तो इसका राइट आंसर हम कितना बता दें, ये बताएंगे सिमुक, क्या बताएंगे, सिमुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों आपका सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक आपका यहां पे हो जाता है। और कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सातवाहन वंश था इसकी राजधानी कभी आपसे पूछी जाए कि अच्छा ये बताओ तो इसकी राजधानी क्या थी, अगर राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो आप राजधानी क्या बताओगे, यहां पे इसकी राजधानी होगी क्या, पैठान, क्या हो जाएगी, पैठान हो जाएगी। यह आपकी आगे प्रतिष्ठान थी, क्या हो जाएगी, पैठान इसकी राजधानी वहां पे हो जाएगी। और कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सातवाहन आपका सातवाहन वंश था इसका राजकीय भाषा अगर कभी पूछी जाए आपसे, ये बता दो अच्छा इसकी राजकीय भाषा, इसकी राजकीय भाषा आपकी यहां पे क्या हो जाएगी, ये क्या बताओगे, इसकी राजकीय भाषा आपकी क्या हो जाएगी, प्राकृत, राजकीय भाषा प्राकृत हो जाएगी। तो सातवाहन वंश के बारे में ये दोनों पॉइंट भी नोट करना कि राजधानी क्या था, इनकी राजकीय भाषा आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन काल के दौरान भारत आया था। तो किसके शासन काल में ये भारत आया था, ये यहां पूछा गया था। आपका जो यहाँ मांडी एआरओ में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता दो इस क्वेश्चन का आप बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता, जो यहाँ इब्न बतूता दिया गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका इब्न बतूता है ये आपका प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था जो क्या मोरक्को देश से संबंधित था। क्या बताओगे, इब्न बतूता कहाँ की यात्री है, आपका अफ्रीका देश का आपका ये यात्री यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये जो इब्न बतूता है ये वर्ष आपका 1333 में ये आपका भारत आया था। भारत कब आया था, भारत आया था 1333 में ये आपका भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इब्न बतूता को दिल्ली के काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी इसे वहां पे नियुक्त कर दिया गया था। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा गया, ये बताओ अच्छा निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है, यानी सौर मंडल का बाह्य ग्रह कौन सा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। यानी निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है ये आपका पूछा जा रहा है। तो या पृथ्वी होगा, शुक्र होगा, शनि होगा, बुध होगा। तो क्या बताओगे, आपका जो शनि है क्या हो जाएगा, आपका जो शनि ये क्या बाह्य ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बताओ तो सबसे छोटा ग्रह, अगर ये पूछ लिया जाए अच्छा आपसे, ये बताओ सबसे जो आपका छोटा ग्रह है ये कौन सा हो जाएगा, आप क्या बता दो, सबसे छोटा ग्रह आपके यहाँ पे बुध आपका हो जाता है।
और जो बुध आपका हो जाएगा, जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी है, और बुध जो होता है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है, परिक्रमा करने में कितना समय लेगा, तो परिक्रमा करने में कितना समय लेगा आप बताओ। ये टोटल 28 दिन का परिक्रमा आपका यहाँ पे लेता है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका ये शुक्र ग्रह है ना, शुक्र, इसके बारे में 2-3 पॉइंट ये जान लेना, इसको क्या कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह होता है इसे कहा जाता है सांझ का तारा। क्या कहा, किस नाम से हम लोग जानते हैं, सांझ का तारा, सांझ का तारा बोल दे, या फिर आपका ये भोर का तारा, या फिर आपका सांझ का तारा, या फिर भोर का तारा के नाम से आपको ये काफी फेमस आपका हो जाता है। और शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, यानी इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी आपका ये काफी फेमस है। इसके बाद दोस्तों आपको जो मंगल ग्रह होता है ना, मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह के बारे में 2-3 पॉइंट और ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो मंगल ग्रह का लाल ग्रह कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह कहा जाता है। और इसका यह लाल रंग किसके कारण होता है, यह लाल रंग किसके कारण होता है, आप यहाँ पे ये भी याद करना है किसके कारण हो जाएगा। ये आपका जो आयरन ऑक्साइड होता है, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग वहां पे आपका हो जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। इसके बाद दोस्तों ये नोट करना, जो आपका शुक्र होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ नोट करना। सबसे छोटा पूछेगा बुध बोलना, शुक्र के बारे में ये पॉइंट याद करना। मंगल ग्रह में ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मंगल ग्रह होता है ये लाल दिखाई पड़ता है, इसका रीजन क्या होता है आप बताओ। क्या आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो मंगल ग्रह होता है ये आपका लाल कलर का आपका वहां पे ये दिखाई पड़ता है। अगला सवाल दोस्तों आपका ये आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है। तो जो आपका भारत सरकार है इसके कितने अंग आप यहां बता दोगे। इसके भारत सरकार के आपके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं इसके भारत सरकार के, आप बताओगे 3 अंग होते हैं। और ये 3 अंग कौन कौन से होते हैं आप यहां पे क्या बताओगे, 3 अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपका एक विधायिका, एक क्या बता दोगे, एक जैसे आप क्या हो जाएगा विधायिका, एक अंग तो हमारा ये विधायिका हो गया। दूसरा अंग क्या हो जाएगा आपका कार्यपालिका, दूसरा अंग इसका क्या होता है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका हो जाएगा। और तीसरा अंग इसका क्या हो जाएगा आपका न्यायपालिका, क्या हो जाएगा न्यायपालिका, इसका तीसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका मैं इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका मांडी एआर में पूछेगा। बस जो चीजें आपको जैसी बताई जाए आप वैसे नोट करते चलो, वैसे तैयारी करते लिए आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद अगला सवाल एक ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि आपके बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है, जनसंघ में निहित है, इसके 4 ऑप्शन बताना किस कौन निहित यहाँ पे हो जाएगा। और ये कोल्हापुर एआरओ में क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, ये बताओगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा। और भारतीय जो जनसंघ पार्टी है क्या है, जो आपके यहाँ पे दिया गया है कि जो आपकी भारतीय जनसंघ की स्थापना, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बता दीजिए कि जो आपकी भारतीय जनसंघ, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे भारतीय जनसंघ की स्थापना वर्ष भी आपसे पूछा जाए, क्या स्थापना वर्ष, अब ये बताओ इसकी स्थापना वर्ष आप क्या बता दो, ये आप बताओगे सीधा सीधा 1951 इसकी स्थापना वर्ष हो जाएगी। और इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी, अगर ये पूछा जाता भारतीय जनता पार्टी जो कि आपकी बीजेपी है, इसकी क्या बता दो स्थापना वर्ष क्या बताओगे, ये बताओगे आप 6 अप्रैल 1980, ये इसकी स्थापना वर्ष बताइए। दोनों पार्टियों की स्थापना वर्ष नोट कर लेना, ये आपका पेपर इंपॉर्टेंट हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बीजेपी पार्टी की स्थापना वर्ष आपकी कब हुई थी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, यहां से हमारे मैथ के सवाल आपके स्टार्ट हो जाते हैं। और मैथ का पहला सवाल क्या पूछा गया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला बस ये आप यहां पे याद कर लीजिए, क्या x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई बटे आप यहां पे 100 कर देना। यहां पे जैसे मान आप रखोगे, x की जगह आप 8 रख दो और y की जगह आप 5 रखो, इसे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर यहां पे निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, पहले हमने लिखा क्या 8 + 5
और प्लस का फिर क्या करोगे 8 गुणे 5 कर दोगे बटे यहाँ पे 100 आप कर दोगे, तो 8 5 कितना हो गया, ये तो हो गया 13 हो गया, और प्लस ये 15 40 बटे आप 100 करोगे, यहाँ पे 1 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस आपका 0.4 आ गया, इन दोनों को जोड़ दो क्या आ जाएगा 13.4 आपका हो जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल में वो उसका जो यहाँ पे क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, हम बताएंगे 13.4% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का लीजिएगा, बाद में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे आप इसका आंसर वहां पे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगला सवाल दोस्तों आपका ये आता है, इसमें ये पूछा गया कि रोहित की आय 32,000 रुपए है, यदि उसका खर्च कुल 30% है तो रोहित की बचत क्या हो जाएगी। आप ये बताओ, अगर हम आप 100 रुपए कमाते हो 30 रुपए खर्चा करते हो कितना बचाओगे, 70 रुपया बचाओगे। यहाँ परसेंटेज की बात की जा रही है कि अगर हमने ये माना कि हमारी आय कितनी, हमने मान ली 32,000, अगर आपने मान ली कि हमारी आय 32,000 रुपए, अब आपने 30% मान लो खर्चा कर दिया, कितना बचाया होगा आपने, 70% बचाओगे। इसका 70 लिखोगे, अब परसेंट हटा के 100 यहाँ पे कर दो, 2 0 सीधे सीधे हमारे कट जाएंगे आपके ये। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो लिखा है 3200 गुणे 70 करो, ये आपका निकल के आ जाएगा क्या 22,400 आपका निकल के आ जाएगा। जैसे गुणा करोगे तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी, आप बताओगे। ऑप्शन नंबर डी, यानी 22,400 हमारी क्या हो जाएगी, बचत आपकी हो जाएगी। जो कि आपके दानापुर जेडारो में ये क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, आप बताओगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 22,400 रुपए, आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, ये बताओ दो शहर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है, यदि गति कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि हमें 2 घंटे की यात्रा समय, 2 घंटे का समय हमारा यहाँ बच सके। तो आप इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या बताओ, ध्यान से देखो। पहले तो आप ये बता दो कि अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हो तो 7 घंटे में आप कितनी दूरी तय करोगे। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी चाल गुणे समय आपका होता है यहाँ पे। तो चाल आपकी दी गई क्या 50 दी जा रही है और समय लग रहा है आपका 5 लग रहा है, कितनी दूरी तय कर लोगे आप, यानी कि 7 घंटा लग रहा है। यहाँ समय कितना लग रहा है हमारा 7 घंटा आपका लग रहा है, कितना लगा है 7 घंटे आपका लगा। तो 7 पन्ना 35 को 350 किलोमीटर की दूरी हमें यहाँ पे तय करनी। अब देखो सवाल में ये हमसे एक चीज बोली जा रही है कि हमें 2 घंटे का समय भी बचाना है। पहले अगर 7 घंटे हमें लग रहे थे, अब हमें वो दूरी तय करनी 5 घंटे में। तो ये बताओ अच्छा चाल अब आपकी कितनी हो जाएगी, तो चाल यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय आपकी हो जाएगी, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है आपकी, अभी निकाली हमने 350, यहाँ पे रखा आपने 350। समय कितना हो जाएगा, समय हमें लगना चाहिए 5 घंटे लगना चाहिए, बटे में क्या कर दो 5 कर दो, यहाँ काट दो कितना आगे, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो सवाल में क्या आपको दिया जा रहा है कि ये तो या तो समय बच सके, यानी हमें कितने किलोमीटर पर बढ़ानी पड़ेगी, हमें चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। पहले चाल आपकी क्या दी, पहले चाल हमें देखो यहाँ पे क्या दी गई, ये दी गई 50 दी गई है, और अब चाल क्या होगी 70 होगी, 70 होगी। तो कितनी हमारी बढ़ गई, 70 50 माइनस कर दो कितना निकल के आ रहा है 50, वो 20 निकल के आ रहा है। तो हमारी चाल कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हमारी आपकी बढ़ गई है। तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसे ध्यान से पढ़ो, क्या दिया गया है कि एक तार है आपका जो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या आप बताओ क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है ये बता दो, अच्छा जो आपकी वृत्त की त्रिज्या आपकी यहाँ पे कितनी आपकी हो जाएगी। तो इसे आप कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से आप एक बार देखिएगा। इसमें ये दिया गया एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, अगर हम यहाँ पे ये बताएं, अगर ये कोई वर्ग हो गया, अगर उसकी एक भुजा आपकी ये मान लो 11 सेंटीमीटर आपके दी जा रही, तो ये पहले बताओ वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप आप बता दो क्या आपका यहाँ पे होगा। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होती है, ये परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे 11 आप यहाँ पे कर दोगे, तो ये तो आपका हो गया, इसका परिमाप आपका ये हो जाएगा। अब ये बता दो क्या, अब इसी को अगर आप इसी को आप वृत्त बना दोगे, इसी को हमने क्या वृत्त बना दिया, तो ये जो आपको ये है जो परिमाप है, तो ये परिमाप क्या इसमें किसके बदल जाएगा, ये इसकी आप इसमें आ जाएगा,
परिधि में। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी आप बता दोगे, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2πr। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इसी के बराबर तो हो जाएगा 4 गुणे 11 के। तो ये आप लिख दोगे 4 गुणे आप 11 लिख दोगे। तो इसके मान लिखो, क्या लिख दोगे, 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और त्रिज्या यहाँ पे लिखा गया है बराबर 4 गुणे 11। बस इसी आर का मान आपको निकाल लेना, यही आर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये आपका आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिखा है 4 गुणे 11, और ये 7 आपका यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 22 यहाँ पे जो आपका लिखा गया है। अब इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 11 से काटो, 11 दूना 22 होगा, 2 गुणे 2 4 हुआ, इस 2 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, जो आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें क्या आपसे पूछा गया कि ये बताओ एक वर्ग का परिमाप आपका 124 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, इसमें क्या दिया गया, बात हो रही वर्ग का। तो वर्ग दोस्तों जो आपका ये होता है ना, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है वर्ग परिमाप 4 गुणे आपका भुजा आपका होता है। ये अगर ये बताओ, ये 4 गुणे ए बराबर आपका 124 यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसकी एक भुजा क्या निकल के आ जाएगी, 4 से आप भाग करोगे, 4 3 12, 4 1 4 आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी इसकी अगर एक भुजा हमें ये पता चल गई है। अब ये बताओ जो आपका वर्ग होता है, वर्ग का आपका यहाँ पे क्या क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जो आपका ये वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होता है ये आपका होता है भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो भुजा कितनी हमने निकाली, भुजा आपने 31 निकाली, इसी का वर्ग आप यहाँ पे कर दो। तो आप क्या करोगे, जो आपका भुजा आपने यहाँ पे निकाली है, तो जो आपका 31 दिया जा रहा है, 31 दिया गया, इसका आप यहाँ वर्ग करोगे, 31 का वर्ग क्या होता है आपका 961 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर कितना बता दो, ये आपका हो जाएगा 961 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन का लखनऊ जटावरों में यहाँ पूछा गया, तो राइट आंसर कितना बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका एक अगला सवाल आता है, इसमें ध्यान से पढ़िए क्या आपका दिया गया था, जो कि आपका नागपुर एआरओ में यहाँ पूछा गया था कि ये बताओ रिया 30% की छूट या 25% और 25% दो क्रमिक छूटों के बीच आपका एक विक्रय मतलब निर्णय नहीं ले पा रही है, तो दोनों क्यों आपको 3,840 रुपए में खरीदारी पर दिया जा रहा है। तो दोनों छूटों में क्या डिफरेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या डिफरेंट आपका होगा, ये पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे एक देखो डिस्काउंट हमें क्या दिया गया, देखो एक डिस्काउंट तो आपको क्या दिया गया 30% का। हमें पता है जो पहला डिस्काउंट हमें दिया गया 30% डिस्काउंट आपको पहला दे दिया गया, ठीक है। अब देखो, अब इसने ये कहा कि अब हम मान लो एक दूसरा डिस्काउंट है आपका 25% का और 5% का। तो पहले ये बताओ, अच्छा ये दोनों डिस्काउंट कितने डिस्काउंट एकल डिस्काउंट के बराबर, अगर इन दोनों डिस्काउंटों को हम एक साथ जोड़ दे, ये एकल डिस्काउंट किसके बराबर आपका हो जाएगा। तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, इसका फार्मूला आप ये नोट करें, जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो इसका फार्मूला क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई, और यहां पे माइनस का आप क्या लिखोगे, एक्स वाई बटे 100। यहां पे जैसे आप x और y के मान लिखा 25 और 5 रखोगे, इसका जो मान निकलेगा, जो आपका एकल डिस्काउंट निकलेगा, वही आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे रखो कितना होगा, 25 5 कितना होगा, ये तो हमारा 30 हो जाएगा, जोड़ दोगे माइनस का। अब यहाँ 25 गुणे 5 लिखा, यानी क्या लिखा 25 गुणे 5 आपका लिखा है, और बटे आप यहाँ पे 100 कर दो। तो 25 से काटा 25 चौके 100 आपका हो गया। यहाँ कितना हो गया, देखो अब यहाँ सोल्व कर लो, ये कितना आपका हो जाएगा। अब इसे सोल्व करो, यानी कि यहाँ कितना हो गया 5/4 हो गया, 30 माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखा 30 माइनस आपका 5/4 आपका लिख गया। अब इसे आप यहाँ पे जो सोल्व करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, 30 में आप माइनस 5/4 माइनस कर दो, तो ये आपका जो आपका सेकंड डिस्काउंट है ये निकल के आ जाएगा आपका 28.75% आपका यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। अब अच्छा ये बताओ, अगर पहला डिस्काउंट आपका 30% और दूसरा डिस्काउंट हमने इसे सोल्व किया, ये आपका 28.75 आ गया। अब ये बताओ इन दोनों में डिफरेंट कितना, इन दोनों में डिफरेंट कितना है, ये आपका हो जाएगा 30 में जब आप 28.75 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25% हमारा आ गया, ये आपका हो जाता है यहाँ पे। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ अगर 3,840 रुपए में खरीदारी पर दिया जा रहा है, तो दोनों छूट में क्या अंतर है, तो यही अंतर आपका आ जाएगा। तो इसी 3,840 रुपए क्या निकालूंगा, 3,840 रुपए का
आप निकालो 1.25% निकालो, परसेंट हटेगा बटे 100 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दशमलव भी आप हटाओगे क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 और आपको यहाँ पे लग जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 25 से काटा 25 पंचे आपका हो गया 25 चौके 100 आपका सीधा सीधा हो जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे ये आपका निकल के आ गया 48 रुपए। कितना रुपए निकल के आ गया, 48 रुपए आपका निकल के आ गया। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बता दो, ये बताओगे 48 रुपए, ऑप्शन बी। यानी कितना डिफरेंट हो जाएगा, 48 रुपए का आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये आपका नागपुर एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये आता है, ये बताओ राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो रमेश की वर्तमान आयु बता दो क्या यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों जब भी आपकी ये आपके ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमने लिख दिया राम का नाम लिख दिया, एक राम हो गए और दूसरे कौन हो गए, दूसरे नाम में हमने लिख दिया रमेश का, दूसरा आपके रमेश यहाँ पे हो गए। यानी राम और रमेश की जो वर्तमान अनुपात है, यानी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया वर्तमान। अब ये बताओ इनका वर्तमान का रेशियो क्या दिया गया, ये 3:5 क्या दिया गया, 3 अनुपात यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपका इनका 3 हो जाएगा, इनका आपका 5 यहाँ पे आपका हो गया। अब इसके बाद बोला गया 7 वर्ष बाद। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जब आपका 7 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या हो गया, ये अनुपात हो गया 4:5, 4:5 यहाँ पे आपका हो गया। अब ये पूछा जा रहा है, ये बताओ रमेश की वर्तमान आयु, हमें पूछा गया ये बताओ रमेश की ये वर्तमान आयु यहाँ पे क्या आपकी हो जाएगी, 5 का मान आपका पूछा जा रहा है। दोस्तों कभी भी आपके सवाल में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा रेशियो आपका बने, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है यहाँ इन दोनों का डिफरेंट कितना है आपका, आप देख रहे हैं 2 है, इनका डिफरेंट कितना है आपका, यहाँ देख रहे हैं 1। पहले तो आप क्या करो, इनके जो अंतर है अंतर बराबर करोगे। तो अगर हमें यहाँ पे 2 का डिफरेंट लाना होगा तो यहाँ पे 1 है, 1 को अगर 2 बनाना होगा क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो। तो अगर 2 से आप गुणा करोगे तो यहाँ पे 2 से गुणा होगा 4 से हो जाएगा 8 हो जाएगा, इससे गुणा करो 10 होगा। अब देखो अब यहाँ पे डिफरेंट कितना, अब यहाँ पे 2 डिफरेंट हमारा आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 डिफरेंट आ रहा है, अब यहाँ पे हम इन दोनों को लेके चलेंगे, हम इन दोनों को अब यहाँ पे लेके चलेंगे। अब बताओ यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कितना डिफरेंट हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना डिफरेंट हो रहा है, ये आपका 5 यूनिट का अंतर आ रहा है। लेकिन ऐसे वर्षों में कितना अंतर आ रहा है, आपका 7 वर्ष आ रहा है। हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि आपका जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान आपका कितना हो गया, ये 7 वर्ष के बराबर दिया गया है। तो आपका 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 7/5 के बराबर आपको ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा किसका जा रहा है, रमेश का पूछा जा रहा है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1 बराबर 7/5 किया है तो ये बताओ 5 यूनिट बराबर किसके बराबर आपको ये हो जाएगा, ये आप कर दोगे सीधा सीधा 7/5 गुणे आप 5 करोगे, 5 से 5 आप कट जाए, कितना निकल के आ जाएगा, ये आपको 7 निकल के आ जाएगा। तो रमेश की आयु क्या हो जाएगी, 7 ईयर आपके हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे इसका आंसर आएगा आप यहाँ पे देख लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों आपका ये आता है, अच्छा ये बताओ ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10, 20, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में आपका पूरा होगा, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों जो आपका आता है थोड़ा आपका ध्यान से समझना कि क्या आपसे पूछा जा रहा है, कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे हमने मान एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए किसी काम 10, 20, 40 दिन में कर रहा है, यानी अगर ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये आपका 40 दिन में यहाँ पे कर रहा है। सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, तो 10, 20, 40 का जो एलसीएम निकालो कितना निकल के आ गया, ये आपका 40 यहाँ पे निकल के आ गया। अब बताओ, अब ये बताओ अगर 10 का भाग 40 में करो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 4 बार जाएगा, 20 से करोगे 2 बार जाएगा, 40 करो आपका 1 बार जाएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये संख्या निकल के आती है ना, ये हम ये मान चलते हैं कि ये आपका कुल काम है, ये क्या है आपका कुल काम यहाँ पे कि इतना काम हमें कराना है, 40 काम कराना है। यानी देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि जो आपका पहला दिन होगा, दूसरा दिन होगा, तीसरा दिन होगा, तो सवाल में क्या चीज आपका दिया जा रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, यानी जब ये तीसरा दिन था यहाँ पे जो आपके ए प्लस बी प्लस थे ये तीनों काम करेंगे, और जो पहला दिन होगा ए अकेला काम करेगा, दूसरा दिन ए अकेला काम करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है,
इधर इधर भी 4 करेगा। और जो तीसरा दिन आता तीनों यहां जब मिल जाते काम कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, कितना काम हो गया 7 यहां पे हो गया। दोस्तों सबसे पहले ये बताओ, अगर इन 3 दिन का हम जोड़ ले तो आप यहाँ पे एक बात ये बोल सकते हो कि हम ये कह सकते हैं जो आपका 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना हो गया, 3 दिन का काम यानी 4 4 8 7 14 15, कितना हो गया 4 4 8 हो गए, 7 7 14 1 15। हम ये कह सकते हैं 3 दिन का काम हमारा कितना हो गया, आपका 15 यूनिट आपका यहाँ पे हो गया, 15 यूनिट आपका 3 दिन का काम यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ अच्छा, अगर यहाँ पे ये हम जस्ट डबल कर दे, यानी हम ये कह दे 3 दूनी 6 दिन का, 6 दिन का काम कितना हो गया, 6 दिन का काम हो जाएगा। आप बता दो 30 यूनिट यहाँ पे काम हमारा ये आपका कंप्लीट आपका ये हो गया। अब ये बताओ, अब इसके बाद जो आपका अगला दिन यहाँ पे आएगा, यानी कि एक दिन और जोड़ो, यहाँ पे कितने दिन हो गए, 7 दिन आपके हो गए। और अगले दिन क्या होगा, जो ये अकेला काम कर देगा तो 4 इसमें और जोड़ दिए, कितना हो गया हमारा 34 काम पूरा हो गया। अब फिर एक दिन और जोड़ दो यहाँ पे, अब मान लो 8 दिन आपके हो गए। अब 8 दिन यानी ये दिन हमारा आगे, तभी हम 4 काम अकेला करेगा, तो यहाँ पे हमने 4 और जोड़ दिया, कितना हो गया आपका 38 काम यहाँ पे हो गया। अब देखो, अब जब ये तीसरा दिन आएगा, तीसरे दिन में क्या होगा, तीनों एक साथ काम करेंगे, लेकिन हमें टोटल काम कराना है 40 काम कराना है, और हमारा जो काम है ये 8 दिन में कितना काम हो गया, हमारा 38 काम तो हो ही गया है। तो बचा कितना काम, आप बताओ 2 काम बचा है। तो ये जो हमारा 2 काम बचा है, अब इस दिन क्या करो, ये तीनों मिलके काम करेंगे, तो कितने दिन समय लेंगे, 2/7 यहाँ पे करो, इतना ये समय यहाँ पे लेंगे। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, 8 दिन पूरे पूरे लग रहे हैं, और इसके बाद जो आपका ये 2/7 ये दिन और लग जाएगा। तो राइट आंसर बता दोगे 8 सही 2/7, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपके हर क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ करते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आपका एक पूछा गया, अच्छा ये बताओ 36 लीटर डीजल में एक ट्रक जो है ये 492 किलोमीटर चलता है, तो यह आपका 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है, ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। कैसे आप इसका आंसर यहां बताएंगे, देखो यहां पे देखो क्या है, 36 लीटर में 492, हम ये कह सकते हैं यहाँ की जो आपका 36 लीटर है, ये आपका 36 लीटर में कितना गया, ये गया 492। तो ये बताओ 1 लीटर में कितना जाएगा, 1 लीटर में कितना जाएगा, आप बताओ 492 और बटे यहाँ पे कर दिया 36। अब यहां पूछा गया 33 लीटर में कितना जाएगा, तो 33 लीटर में क्या आप बताओगे, 33 लीटर में कितना जाएगा, ये जाएगा 492 बटे 36 और गुड़े क्या करो 33 यहाँ पे गुड़ा कर दोगे, इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3 से काटो 3 1 के 3, 3 दून 6 हुआ, 3 11 आ जाएगा। अब 12 से काटो कितना आपका, यहाँ 12 से जब काटो ये कितना हो गया 41 हो गया, 41 गुणे 11 आप करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 451 किलोमीटर। क्या हो गया 451 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नोट करना 451 क्या हो जाएगा आपका 451 किलोमीटर आपका हो जाएगा। कितनी दूरी जाएगा 451 किलोमीटर जाएगा, आप बता देना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अगला दोस्तों सवाल आपका ये आता है, ये बताओ अच्छा यदि रमन एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी पे गंतव्य पर पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने उसका सामान्य समय क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान से आप एक बार यहाँ पे देखिएगा। देखो सबसे पहले आप ये बताओ जो आपका 60% है, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप 60/100 कर सकते हो, ये 0 0 कट गया, 2 से काट 2 3 6 2 5 10, यहाँ पे यानी हम बोल सकते हैं कि आप एक चीज ये लिख सकते हैं कि जो आपकी स्पीड है, यहां पे हमने लिख दिया क्या यूजुअल, जो हमारी समान यानी कि जो हमारी क्या हो जाएगी, जो आपकी समान स्पीड है, जो आपकी क्या लिख दिया समान स्पीड लिख दी, और यहां पे हमने लिख दी जो आपकी नई स्पीड है, जो बदली हुई स्पीड आपकी है। तो यानी कि जो आपकी समान स्पीड 5 की स्पीड थी हमारी, लेकिन हमें चलना तो 5 की स्पीड चलना, लेकिन हम चले किस स्पीड से 3 से आप चले। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये पता होगा, जो आपका चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे आपका समय होता है, यानी जो आपका समय होता है एक दूसरे क्या हो जाते हैं, चलो ये आपके अपोजिट यहाँ पे हो जाते हैं। तो अगर स्पीड का आपका रेशियो ये आपका दिया गया, तो यहाँ पे जो आपका समय होगा, जो आपका टाइम होगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3:5 यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी हमें जो सामान्य तौर पे हमें 3 का समय लगना चाहिए था, हमें समय लग गया 5 का, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आपको कितना ज्यादा समय लग रहा है,
यहाँ पे आपको 2 यूनिट का ज्यादा समय आपका लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह क्या दिया गया, 36 मिनट आपको दिया गया, यानी कि जो आपका 2 यूनिट बराबर इसकी जगह हमें दे दिया गया आपका 36 मिनट आपका दिया गया। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या हमारा हो जाएगा, ये आपका हो गया 18 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है समान समय, तो ये समान समय आपका कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 1 बराबर 18 है, तो ये बताओ 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, आप 18 गुणे 3 करोगे, ये निकल के आ जाएगा 54 मिनट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 54 मिनट आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप कितना कह दोगे, 54 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, देखो इसमें क्या पूछे, ये सवाल आपका एक दोबारा रिपीट हो गया, ये सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, तो ये आप मान लो सॉल्व कर ले। ये सवाल अभी मैंने कुछ देर पहले आपको वहां पे करा दिया, ये आपका रिपीट हो गया, एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, ये बताओ 4567 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि योगफल आपका 7 से विभाज्य आपका यहाँ पे हो जाए। बिल्कुल इजी सवाल होते, इसमें कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करो, यहां पे लिखा 4567 में हम कौन सी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि योगफल आपका 7 से आपका ये विभाज्य आपका हो जाए। तो यहाँ पे जो संख्या आपकी दी जाएगी 4567 आपके लिखी हुई है, ठीक है, इसको क्या कर दो आप 7 से सीधा भाग करो। तो 7 से भाग करो कितनी बार आपका जाएगा, तो ये आप 7 से भाग करोगे, ये हमारा चला गया आपका 652 बार जाएगा, 652 बार जाएगा। और शेष फल कितना बचेगा, शेष फल आपका 3 बचेगा। आप भाग करके देखिएगा, आप भाग करोगे यहाँ पे आपका 652 बार जाएगा, 3 आपका शेष फल बच जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपको ये शेष फल बचेगा और जिस संख्या से आप भाग कर उसमें आप डिफरेंट ले लोगे, यानी शेष फल का और जिस संख्या से भाग करो डिफरेंट लोगे, ये अंतर कितना आ रहा है, 4 आपका आएगा। जो अंतर इसका दिया जाएगा वही संख्या आप इसमें आप जोड़ दोगे। आप क्या कह दोगे, सीधा सीधा हम उसमें अगर 4 जोड़ दे इस संख्या में, तो ये पूरी संख्या हमारी 7 से आपकी ये संख्या कट जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 7 से भाग करोगे 652 बार जाएगा, 3 आपका शेषफल यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो इसे आप ध्यान से यहाँ पे नोट कर लेना, कैसे ये क्वेश्चन लगेगा, कैसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका एक अगला सवाल आता है, इसमें क्या आपका दिया गया है, ये बताओ 35,460 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह आपका 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य आपका हो जाए। दोनों सवाल सेम आपके यहाँ पे होते हैं, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पे अंतर दिया जा रहा है कि थोड़ा जो क्या चेंज आपका यहाँ पे दिया गया है, ये चीज यहाँ पे ध्यान दो, कैसे आप इसे सोल्व यहाँ पे कर सकते हो, क्या चीज आपकी यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे संख्या क्या दी गई, 35,460, जो संख्या आपकी दी गई है 35,460 ये संख्या दी जा रही है। अब यहाँ पे यानी कि अगर पूछा गया 3, 4, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य आपकी हो जाए, तो जो संख्या यहाँ पे दी जा रही है इनका आप क्या निकालोगे, एलसीएम यहाँ पे निकालोगे। तो 3, 4, 5 और 7 का जब आप इनका एलसीएम निकालोगे, ये एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, यानी जब आप 3 का, 4 का, 5 का और 7 का एलसीएम निकालोगे, ये निकल के आएगा 420, यहाँ पे आपका एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा। अब ये बताओ, अब इसी संख्या को सीधा सीधा क्या करना, हमें 420 से आप यहाँ भाग कर दो। अब जब ये 35,460 को जब 420 संख्या से आप भाग करोगे, ये कितनी बार आपकी जाएगी, तो ये आपका जाएगा 84 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 84 बार जाएगा। और यहाँ पे ये बताओ शेषफल कितना बचेगा, आपका 180 शेषफल बच जाएगा। यानी 420 से जब हम भाग करेंगे ना इस संख्या को, तो हमारा ये जो आपका 180 शेषफल बचेगा। तो मैंने अभी इसके पहले एक सवाल यहाँ पे कराया, तो मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो और जो आपका शेषफल यहाँ बचा था, इनका आप अंतर ले लो। अंतर कितना आपका हो जाएगा, यानी कि 420 में आप 180 माइनस करो, ये आपका निकल के आएगा 240, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर आपका ये 240 जो यहाँ पे निकल के आया है, इसमें आपकी संख्या जोड़ दी जाए 35,460 में, तो ये 3, 4, 5 और 7 से पूरी तरह से आपकी ये विभाजित वहां पे आपकी हो जाएगी। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपका ये आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि
एक घन की कुल प्रस्थि, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 1536 मीटर स्क्वायर है। अब ये बताओ इसका आयतन ज्ञात करो, इसका आयतन आपसे यहां पूछा जा रहा है, तो कैसे इसका आयतन आप यहां पे निकालेंगे? देखो यहां पे क्या दिया, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो घन होता है इससे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², ये फार्मूला होता है। तो 6a² बराबर क्या दिया गया, 1536 के बराबर दिया गया, ये दिया गया आपका 1536 के बराबर यहां पे दिया जा रहा है। तो ये बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसे 6 से भाग करो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 256 हो जाएगा, 6 से भाग कर दिया। अब a² हटेगा, वर्गमूल निकालो, किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये आपका 16 का आपका वर्गमूल यहाँ पे हो जाएगा। यहां पूछा गया है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका 16 है, 16 की जब घात 3 लिखोगे, इससे क्या लिख सकते हो, 16 गुणे 16 गुणे 16 आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको जब तीनों को आप यहाँ पे गुणा करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा 4096। कितना निकल के आ जाएगा, 4096 आपका निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आप बता दोगे इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों एक सवाल और आपका आता है, इसमें यह पूछा गया कि एक बेलन की जो ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की परिधि आपकी 132 सेंटीमीटर हो, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ये बताओ, जैसे कोई ये आपका एक बेलन हो गया, ये क्या हो गया आपका, हमने माना कि ये आपका एक बेलन आपका हो गया। इसमें ये बताया जा रहा है यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, इसकी जो ये आपका ये आधार यहाँ पे दिख रहा है, इसकी परिधि क्या दी गई 132 दी जा रही। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं एक इसके आधार परिधि कैसा, ये आपका वृत्ताकार आपका दिया गया, तो वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2πr होती है। हमें ये चीज दी गई है कि आपका जो 2πr है ये आपका 132 के बराबर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताओ r बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 132 और देखो ये पाई है, पाई नीचे आएगा, यहाँ 22/7 होता है, 7 हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, अब ये 2 नीचे और आपका आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से r का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 से काटो कितना, 2 छाक 12, तो छाक 12 क्या 11 काटा, गेर छंग 66, गेर दूना 22 आपका ये आपका हो गया, 2 से काटो 2 तिहाई 6 आपका यहाँ पे हो गया। तो यह 7 21, आर का मान क्या हो गया आपका 21 यहाँ पे निकल के आपका आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अब सवाल में क्या क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया गया एक बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या दी गई आपकी 45 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई क्या हमें दी गई, ये दी गई 45 सेंटीमीटर। आर का मान अभी हमने निकाल लिया, क्या 21 आपने निकाल लिया। अब ये बताओ अच्छा, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बेलन का होता है, तो ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 2πrh। ये क्या होता है 2πrh होता है, सारे मान हमें पता है, सारे मान आप रख दो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे रखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान रखो 22/7 हो जाएगा। आर का मान क्या दिया गया आपका 21 दिया गया, 21 रख दोगे। एच का मान क्या आपका 45 यहाँ पे आपका दिया गया। अब इसे सॉल्व करो कितना आपका हो जाएगा, जो चीज कटे काट दो, 7 से काटा ये 7 21 आपका हो गया, 2 गुणे 22 और गुणे 3 गुणे 45 करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा 5940 आपका निकल के आ जाएगा। तो 5940 सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसका राइट आंसर बता देंगे, क्या बता दोगे 5940 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, ये आपका नाक एआरओ में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों आपका आता है, यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके पेपर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के यहाँ पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन को क्या दिया गया, दो कुछ नहीं सवाल में केवल नंबर दिया गया, जैसे आप हम एबीसीडी पढ़ते हैं, आपका ए पहले नंबर पे आता है, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है, सी आपका तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया जेड किस नंबर पे आता है, तो जेड आपका आखिरी नंबर पे आता है। हमें ये पता है जो आप कुल जो हमारे अंग्रेजी वर्ड होते हैं 26 वर्ड होते हैं, तो लास्ट वर्ड जेड ही आएगा हमारा, तो जेड क्या बता दोगे आप 26वें नंबर पे आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके मांडी एआरओ में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों आपका ये आता है, ये बताओ एक सीरीज आपकी दी जा रही है, इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या मान आपका आएगा, ये पूछा जा रहा है। कैसे आप सॉल्व करोगे, ध्यान देखो। तो यहाँ पे सीरीज क्या दी जा रही है यार, 5 करो आप डबल, 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ दो क्या हो गया 11। अब जो 11 का हमने क्या किया डबल, 11 दूना 22, 12 22 में 1 जोड़ा 23 हो गया। यहाँ 23 का आपका डबल किया गया, 1 जोड़ा गया। अब ऐसे ही आप क्या करो, जो आपका 47 है इसका आप डबल करो, तो 7 दून 14 4 हासिल आए, 4 दूना 8 9, इसमें आप 1 और जोड़ दो,
क्या हो जाएगा आपका 95 आपका हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे आप? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। देखो एक सवाल और आपका ये दिया जा रहा है, ये बताओ एक महिला उत्तर देखो जब भी ऐसे सवाल आपके एग्जाम पूछे जाते हैं कैसे आप इन्हें सॉल्व करो, ध्यान देखना। जैसे आपका जो उत्तर दिशा में अगर हम ये मान चलो यहाँ पे हम चलना शुरू कर रहे हैं, एक महिला उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है। अगर आप उत्तर की ओर 10 मीटर चले, हमने माना 10 मीटर हम यहाँ पे चल रही है, 10 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़कर, अब यहाँ पे आप दाएं मुड़ जाओगे तो दाएं आप यहाँ पे हमने कहा दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़कर यानी कि फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती। अब यहाँ पे इसने 5 मीटर यहाँ पे फिर चल लिया, अब फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, तो यहाँ पे दाएं मुड़ेगी 10 मीटर यहाँ पे फिर आ जाएगी, 10 मीटर आपकी यहाँ पे आ जाएगी, 10 मीटर चलती है। अब बताओ वो किस दिशा में है? तो अब वो किस दिशा में हो जाएगी? अब देखो यहां से ये कौन दिशा हो जाएगी? आप बताओ कौन दिशा हो जाएगी? ये आपकी पूर्व दिशा हो गई। आप यहां से चलना शुरू किए थे तो ये कौन दिशा आपकी हो जाएगी? आपकी दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा में। अब ये हो जाएगी, आप सीधा सीधा आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। रीजनिंग के आपके जो सवाल आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से सवाल आपके यहाँ पे आते हैं, बड़ी आसानी से यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे एक सवाल इसमें क्या दिया गया है, यदि कूट भाषा में एप्पल को ये लिखो, यहाँ पे देखो क्या कर दिया गया, तो ए से बी आपका हो गया, कितना बढ़ गया आप बताओ? 1 बढ़ गया, 1 प्लस हो गया। पी से आपका क्यों हो गया? 1 बढ़ रहा है। यहां अगर ई से देखें एफ, 1 बढ़ जाए, जो संख्या है आपकी दी है सब में आप केवल 1 आगे संख्या लिख दो, आपका आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। आज देखो यहाँ पे ओ है, ऑरेंज है, ऑरेंज में आप 1 जोड़ो कितना आपको हो जाएगा? ये आपका ओ के आगे क्या? पी आपका हो जाएगा। आर है, आर के आगे 1 जोड़ो क्या हो जाए? एस हो जाएगा। यार ए में 1 जोड़ो बी हो गया, एन में 1 जोड़ा क्या हो जाए? ओ हो गया, जी में 1 जोड़ा एच हो गया, ई में 1 जोड़ा एफ हो गया। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया ये आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी संख्याओं में केवल +1 आपको यहाँ पे आगे लिखते जाइए, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। दोस्तों ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराए, जो यहाँ मैंने पॉइंट बताए, सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिएगा, इनकी प्रैक्टिस यहाँ पे करते चलना। आपके एग्जाम सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नजर आ जाएंगे, और जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा के बस वो घर बैठ के आप तैयार करते चलो, आपके एग्जाम में यकीन दिलाता हूं सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। और कोई अगर आपका डाउट भी होता है तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर, आप अपना डाउट मुझे बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको बिल्कुल वहां प्रोवाइड आपको करा दूंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, बिल्कुल इजी सवाल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका भाई निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? भाई। ऑप्शन ए आएगा। इसको आप बनाने का ट्राई करिएगा कि कैसे आप इसे यहां बना सकते हैं। और जो इस क्लास की पीडीएफ ये अब जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो जो स्क्रीन नंबर शो कर इसमें हाई लिख के जैसे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके पास आ जाएगा, उस ग्रुप को वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे इसकी मैं पीडीएफ आपको कंप्लीट प्रोवाइड आपको करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।